सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें आज यानी 4 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है इसी सेकंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो पेपर हमारे पास भेजा गया है वह निखिल चौधरी हैं, प्रज्ञा पांडे जो कि एमपी से हैं, इन्होंने भेजा, और साथ ही दीपेश ढेकवरे जो हैं ये भी एमपी से हैं। तो इन तीनों छात्रों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है क्वेश्चन को एग्ज़ाम के बाद भेजा। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जो है एग्ज़ाम के बाद हमें जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। लिंक व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेकंड शिफ्ट के पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि आईपीएल 2026 में किस बल्लेबाज ने एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के यानी 6 लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए, आईपीएल 2026 यहाँ पर बात की गई है, तो ये जो है मेंस की बात की गई है। ठीक है, तो मेंस में जो है वैभव सूर्यवंशी जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्होंने जो है टोटल 72 छक्के लगाकर इस आईपीएल 2026 में नया रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वेस्ट इंडीज के ओपनिंग बल्लेबाज जो है क्रिस गेल का 59 छक्के वाला एक सीजन में सभी टीमों के खिलाफ मिलाकर जो है टोटल 59 छक्के लगाए थे क्रिस गेल। और वह कब लगाए थे? तो 2012 में लगाए थे। तो उस रिकॉर्ड को जो है वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया था कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश यानी किन देशों द्वारा किया गया था। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 10वां संस्करण था, इसकी सह मेजबानी भारत और श्रीलंका के बीच की गई थी। तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात की जाए तो संयुक्त रूप से जो है मेजबानी किए थे, और इस टूर्नामेंट का फाइनल यानी टाइटल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था। और न्यूजीलैंड जो देश थी वह रनर अप यानी उप विजेता बनी। भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन जो थे, उनके शानदार प्रदर्शन टूर्नामेंट में 321 रन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मूरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो देखिए, आपको बता दें यह पुस्तक राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर सुधा मूर्ति आपका बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जिसे लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी अगले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि इस बुक को जो है कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो लोकसभा सचिवालय द्वारा। ठीक है। वहीं पर एक पुस्तक काफ़ी टेबल में संविधान सदन की दीवारों पर चित्रित मतलब इस पुस्तक में संविधान सदन की दीवारों पर चित्रित जो 124 भित्ति चित्रियाँ हैं, मुरल्स हैं, उनके माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया गया है। अब अगले शिफ्ट में ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये बुक है इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका सुधा मूर्ति राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि प्लेनेट इन फोकस और डिलीवरिंग प्रॉस्पेरिटी एट स्केल नामक सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी बुलेटिन किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखिए, यह पहल देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी और प्रासंगिक डेटा को एकीकृत करने के लिए शुरू की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम
का कार्यान्वयन मंत्रालय यानी जो है भारत में सतत विकास कार्यों एसडीजी के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे यानी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के विकास, डाटा प्रबंधन और नियमित प्रगति बुलेटिन जारी करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को किस शहर में चिराग सेंटर ऑफ एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नमेंट का उद्घाटन किया? तो देखिए, भारतीय रेलवे ने अपने विशाल मानव संसाधन बल और कार्यक्रम प्रबंधन में डाटा संचालित निर्णय लेने व आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने के उद्देश्य से सिकंदराबाद तेलंगाना स्थित भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान यानी IRISET परिसर में चिराग के केंद्र का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ कि जो है आप लोगों का सिकंदराबाद तेलंगाना में किया गया, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चिराग का अगले शिफ्ट में आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्या है? सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नमेंट, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि वर्ष 2026 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कौशलेस आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? तो देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम राहत योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को दुर्घटना के शुरुआती महत्वपूर्ण समय जो कि गोल्डन आवर होता है उसके भीतर कौशलेस आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्रदान करना है, ताकि समय पर इलाज से मृत्यु दर को कम किया जा सके। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो पीएम राहत योजना। इस आंसर को जिन्होंने लगाया होगा तो उनका जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि साल 2026, देखिए यहाँ पर जो करंट अफेयर आपके आ रहे हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन जो है 2026 के आ रहे हैं, तो जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है वो लोग 2026 के जो है करंट अफेयर को जरूर क्लियर कर लें। साल 2026 में कौन सा व्यक्ति 14वीं बार दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हुआ, जो इस आधुनिक वार्षिक सूची में किसी भी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक बार शामिल होने का रिकॉर्ड है? तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि टाइम पत्रिका द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाली टाइम 100 सूची के इतिहास में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में 14वीं बार शामिल किया गया है, जो इस वैश्विक सूची में किसी भी जीवित विश्व नेता या हस्ती के लिए दर्ज अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो राष्ट्रपति चीन के शी जिनपिंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 51 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए, 2 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में 51 किलोग्राम भार वर्ग में जो है फाइनल मुकाबले में जो है इन्होंने सर्वसम्मत से जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो यहाँ पर आपका निकहत जरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर? अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आप लोगों से कि मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग यानी NDC का पूर्ववर्ती नाम क्या है जिसे भंग कर दिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 लागू होने के बाद भारत सरकार ने मार्च 2026 में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करके इसके स्थान पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग को औपचारिक रूप से गठित किया है, ताकि देश में दंत चिकित्सा क्षेत्र
चिकित्सा शिक्षा और पेशे का आधुनिक नियमन किया जा सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग हो गया है। यहाँ पर पूर्ववर्ती नाम पूछा है, यानी जो पहले था तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम था। यानी जो आपका राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्ष 2026 में किस भारतीय पैरा एथलीट को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद हाई जंप स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और देश का नाम रोशन करने के लिए वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रवीण कुमार। बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि 14 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए एआई के माध्यम से समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य सुशासन और प्रशासनिक तंत्र में किसे लागू करना है? तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी का मुख्य फोकस जो था वह शासन प्रक्रिया, योजना कार्यान्वयन और नागरिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीकों को एकीकृत करना है, ताकि समाज के वंचित और अल्पसंख्यक वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी व तेजी से पहुंचाया जा सके। यानी यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि फरवरी 2026 में आयोजित 13वां एशिया प्रांत सतत विकास मंच यानी APFSD किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एशिया प्रशांत सतत विकास मंच बहुपक्षीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की समीक्षा का प्रमुख क्षेत्रीय मंच है और यह सम्मेलन पारंपरिक रूप से ESCAP के मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। तो बैंकॉक थाईलैंड आपका बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोगों से कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे संसद में किसकी घोषणा से ठीक पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत करता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और पारंपरिक रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट पेश किए जाने से ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी आपका केंद्रीय बजट जो है आपका यूनियन बजट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद के किसकी घोषणा से ठीक पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो यूनियन बजट पेश किए जाने से ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि भारत के पहले स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन और ग्लाइड हथियार टारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण यानी मेडन फ्लाइट ट्रायल किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको DRDO के नाम से जाना जाता है, उसने भारतीय वायुसेना IAF के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित तारा यानी टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन गाइड हथियार का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसे लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाले और लंबी दूरी के सटीक लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से जो है ये सफल हो पाया। ठीक है, मतलब लॉन्च किया गया। अगला पूछा गया है कि 20 मई 2026 को रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किस राजनेता को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो एग्रीकोला मेडल है AFO द्वारा उन विश्व नेताओं और राजनेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने अपने देश व वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास और भूख उन्मूलन के क्षेत्र में असाधारण प्रतिबद्धता और नेतृत्व दिखाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया। तो देखिए, प्रोजेक्ट जीरो का जो उद्देश्य है वह सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के प्रति न्यून सहनशीलता की नीति लागू करना और डिजिटलीकरण तथा प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से पारदर्शी शासन व्यवस्था करना है। और यह पहल केरल सरकार द्वारा राज्य प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह केरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAV के लिए विकसित स्वदेशी सटीक निर्देशित मिसाइल यानी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का नवीनतम पूर्ण विकसित संस्करण कौन सा है। तो देखिए, आप लोगों को डिटेल में बताएं तो DRDO द्वारा मानव रहित हवाई वाहन जो है UAV ड्रोन से सटीक निशाना साधने के लिए ULPGM यानी जो है लॉन्चेड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल मुनिशन मिसाइल श्रृंखला विकसित की गई, जिसका अद्यतन व उन्नत संस्करण ULPGM V2 और ULPGM V3 के रूप में परीक्षण व उपयोग के लिए तैयार किया गया। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था वेग, त्वरण, विस्थापन और तय की गई दूरी में से कौन सी भौतिक राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो आपका वेग है, त्वरण है, विस्थापन, तो ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशियाँ हैं। इसलिए दिशा बदलने पर इनका मान जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करें तो तय की गई दूरी जो है यह एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, जो केवल गति के पथ की कुल लंबाई को दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। इसलिए दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक जो है नहीं हो सकती। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका तय की गई दूरी जो है ऋणात्मक ये कभी नहीं हो सकती। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पारंपरिक विद्युत बल्ब जो है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब क्यों ग्लो करता है, यानी प्रकाश क्यों देता है। तो देखिए, इसका रीजन होता है कि जब टंगस्टन फिलामेंट वाले पारंपरिक विद्युत बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण जो फिलामेंट होते हैं वह अत्यधिक गर्म होकर तप्त यानी तप्त हो जाता है। तो धारा के इस तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है, जो दृश्य यानी विजुअल लाइट प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होने लगता है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि धारा के इस तापीय प्रभाव से अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है। इस वजह से जो है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि तार में करंट फ्लो करने से हीट जनरेट होती है, यानी वह गर्म हो जाता है और वह प्रकाश में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, इनका फिलामेंट जो होता है वह किस मटेरियल से बनाया जाता है। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में शिफ्ट में पूछा जा सकता है। वो टंगस्टन मटेरियल से बनाया जाता है, लेकिन टंगस्टन का फिलामेंट बनाने का रीजन भी पूछा जा सकता है। वो क्या है,
इसकी हाई जो है हीटिंग इफेक्ट है, यानी कहा जाए कि इसका जो टेम्परेचर है वह हाई होता है। ठीक है, तो इस वजह से टंगस्टन का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि रासायनिक विज्ञान में संयोजकता यानी वैलेंसी का क्या अर्थ है। तो देखिए, संयोजकता होता है वह किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूरा करने या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए साझा ग्रहण या त्यागे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, और यह किसी तत्व की अन्य परमाणुओं या तत्वों के साथ बंध बनाने की संयोजन क्षमता को निरूपित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ जोड़ने की जो क्षमता होती है उसका यही अर्थ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि किस स्थिति में किसी तरल मशीन का यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज जो है एक से अधिक होता है। तो देखिए, जब क्या है कि यांत्रिक लाभ का जो फार्मूला होता है वह एम होता है, मतलब यांत्रिक लाभ का जो फार्मूला होता है वह प्रयास भुजा एफर्ट आर्म बटा जो है लोड आर्म। जब आयास भुजा की लंबाई जो है भार भुजा से अधिक होती है, आयास यहाँ पर प्रयास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रयास भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक होती है तो अंश का मान हर से बड़ा हो जाता है, जिससे यांत्रिक लाभ एफ प्राप्त होता है, और इसका अर्थ है कि कम एफर्ट लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा कि जब आयास भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक रियोस्टेट यानी परिवर्तनीय प्रतिरोधक को दर्शाता है। तो देखिए, जब विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के मानक प्रतिरोध रजिस्टर को एक टेढ़ी मेढ़ी जिग-जैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, और जब इस जिग-जैग रेखा के ऊपर आर पार एक तीर का निशान बनाया जाता है तो वह रियोस्टेट परिवर्तनीय प्रतिरोधक के प्रतीक को निरूपित करती है। यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि झूला झूल रहे किसी व्यक्ति की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस स्थिति में सबसे अधिक होती है। तो देखिए, जब झूला की गति एक सरल आवर्त यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जब झूला अपने उच्चतम बिंदु यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसका वेग शून्य और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होती है, और जब वह वापस लौटकर सबसे निचले या मध्य बिंदु पर पहुंचता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होकर पूरी तरह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और उसका वेग जो है गतिज ऊर्जा से जो है क्या हो जाता है 1/2 mv² हो जाता है, जो कि अधिकतम होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब झूला अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्या बोला गया कि सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते समय सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु चेहरे को कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो देखिए, जब अवतल दर्पण केवल एक ही स्थिति में सीधा इफेक्ट और बड़ा मैग्नीफाइड आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव यानी पोल P पर और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो, तो यही कारण है कि शेविंग करते समय या मेकअप करते समय चेहरे को दर्पण के फोकस दूरी के अंदर जो है रखा जाता है, ताकि चेहरा साफ और बड़ा दिखाई दे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इतने क्वेश्चन हमारे पास मिल पाए थे जो छात्रों द्वारा भेजा गया था। एक बार फिर से आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो
हमें पेपर भेजा था वो नुकिल चौधरी थे और प्रज्ञा पांडे एमपी से और दीपेश ढेकवरे। और दीपेश ढेकवरे का कहना था कि हमारा प्रॉपर नाम लीजिएगा वीडियो में, तो इनका नाम भी आया है। आप भी अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम के बाद हमें जो है आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में भेज सकते हैं क्वेश्चन। प्रॉपर आपको मेंशन करना है। भेजना कैसे है, पहले आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको मेंशन करना है। जैसे अभी आपका ग्रुप डी का चल रहा है, तो पहले ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 किस तिथि का है, तारीख है। तो जैसे आज 4 अगस्त है, तो आप लिख दीजिए 4 अगस्त और सेकंड शिफ्ट का डिस्कस किए तो सेकंड शिफ्ट लिख दीजिए। फिर उसके बाद अपना नाम लिख के जो है, या नाम आप अपना टॉप पर ही लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन को टाइप करिए। कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन हूबहू, थोड़ा समय लग जाए लेकिन याद करके भेजिएगा। उससे क्या है कि वीडियो बनाते हैं तो छात्रों को प्रॉब्लम नहीं होती है, रियल क्वेश्चन मिल पाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के बारे में। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती के सभी एग्ज़ाम के जो है एनालिसिस सबसे पहले देखने को मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।